हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम बेटा। तो बेटा हम आज एक ऐसा डाउट क्लियर करने वाले हैं जिसके बारे में मैक्सिमम कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर हमें ये समझ नहीं आता कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिस्ट्री में हम करते हैं, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब होती है तो उसमें रिएक्टेंट ले लिया आपने, ठीक है, तो आपको जो भी फाइनल प्रोडक्ट मिलते हैं वो प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं और वो कैसे कैसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये रिएक्शन मान लीजिए कोई भी एलिमेंट्स या कंपाउंड है, वो रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, रिएक्शन करने के बाद कौन सा नया कंपाउंड, कोई न्यू कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, ये कैसे पता लगा है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को सर आप लिख देते हो और उसके बाद रिएक्शन क्या हो उसके बाद भी सीधे सीधे लिख देते हो, तो हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि क्या बनेगा रिएक्शन होने के बाद, कौन सा कंपाउंड बनेगा और कैसे बनता है वो, ठीक है। अच्छा, इसी के बारे में आज की जो डाउट वीडियो है, इसीलिए मैंने इसमें कोई चैप्टर वगैरह नहीं डाला है कि कौन सा चैप्टर है, ये कॉमन केमिस्ट्री जो है आपकी उसमें एक कॉमन डाउट रहता है, इसलिए मैंने लिख दिया है इसमें कॉमन डाउट डिस्कशन या फिर कॉमन डाउट इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसी टॉपिक को आज हमको कवर करना है। देखो ध्यान से देखना कि सबसे पहले तो आपको जो भी एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी पता होना बहुत ज़रूरी है। वैलेंसी ही बताएगी कि आपको कंपाउंड जब रिएक्शन करेंगे या फिर एलिमेंट जब भी आप रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो अबाउट वैलेंसी। सबसे पहले तो आपको वैलेंसी के बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग जो आपको पता होना जरूरी है वो है आपकी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी किस तरह से है, ये दो चीज़ है जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा। अगर ये दो चीज़ नहीं पता तो केमिस्ट्री फिर खराब है, मतलब फिर केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों चीज़ बहुत छोटी छोटी चीज़ है, बहुत छोटी छोटी। जैसे कि वैलेंसी की हमने बात की थी क्लास 9th में, ठीक है, उसमें एक दो चैप्टर थे उसमें हमको बार बार बताया था। और जब क्लास 10 इसका हमने फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ रहे थे उसमें भी आपको काफ़ी बताया था कि वैलेंसी क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ठीक है। आपको एक ध्यान होगा तो मैंने आपको एक लिस्ट दी थी, एक पूरा टेबल बना कर दिया था, उसमें ये लिख के दिया था कि जो भी आपको कम से कम 10th क्लास तक जो भी एलिमेंट्स काम आने वाले हैं उनकी वैलेंसी क्या है, उनकी नेम क्या है, ठीक है। पॉजिटिव आए नेगेटिव आए सभी की मैंने वैलेंसी बना करके आपको दी थी, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप एक बार उस टेबल को जो मैंने दिया था उसको एक बार रिवाइज कर लें। और एक और चीज़, आज की ही डेट में मैं एक और टेबल आपको दूंगा, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जो कि आपकी मैं बता दूं क्लास 9th के अंदर भी थी वो टेबल, ठीक है। जो भी है वो टेबल आपको मिलेगी और उसको देखकर, और जो मैंने एक लिस्ट दी थी उसको देखकर आप पूरी तरह से पता लगा पाओगे कि हाँ कोई भी एलिमेंट जो बन रहा है उसकी वैलेंसी क्या है और बनने वाला कंपाउंड किस तरह से होगा। अच्छा, वैलेंसी आपको पता है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी बताती है आपकी, ठीक है, और उस कंबाइनिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उनकी रिएक्टिविटी डिसाइड होती है, ठीक है। तो सारी कहानी है आपकी वैलेंसी की। अच्छा इतनी चीज़ तो क्लियर है। और बेटा वैसे मैं बता दूं आपको, इसलिए मैं बोल रहा था बार बार कि आप 10th क्लास की जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, 5th चैप्टर जैसे खत्म हुआ था, मैं बार बार रिपीट करना भूल गया था कि आप 9th क्लास का तो 3rd चैप्टर है उसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि 3rd चैप्टर में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट को उन टॉपिक को समझने में दिक्कत है, वो आपको दोबारा पढ़ना चाहता है, तो 9th क्लास में अभी की डेट में वही चैप्टर चल रहा है 3rd चैप्टर, ठीक है। तो आप वो 3rd चैप्टर के वीडियोज़ में देख सकते हैं, ठीक है। कुल मिला के आपको समझना है क्योंकि बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और लेकिन ये कॉन्सेप्ट यही आपका बिल्डअप करेंगे भाई साइंस में आप किस तरह होंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा वो नहीं करते, आप ले लेते हैं सीधा कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए देखिए, अच्छा रिएक्टिविटी सीरीज जैसे मैंने आपको बताया था, हमने मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी सीरीज भी लिखी थी, और वो क्या थी, वो कुछ ऐसे थे, देख लीजिए। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर,
मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब इसके नीचे भी प्लेटिनम वगैरह और काफ़ी सारे एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही आप इस रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप टू बॉटम जाते हो तो रिएक्टिविटी जो है इनकी, रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज होती है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होना चली जाती है, ठीक है। तो सबसे हाईली रिएक्टिव पोटेशियम और सबसे लेस रिएक्टिव इस सीरीज में गोल्ड, ठीक है, जिसको आप ओरम भी बोलते हो, ठीक है। ओरम उसका लेटिन नेम है, लेकिन हम गोल्ड से उसको बोलते हैं, ठीक है। वैसे ओरम इसका नाम जो है वो येलो कलर से पड़ा था, ठीक है। येलो कलर जो भी आपको पता है उसी से इसका नाम आया था ओरम, और वहीं से इसका लिया था फिर गोल्ड, येलो कलर और गोल्ड। चलिए जो भी है, हमने आपको वैसे बताया भी था इनके नाम किस तरह पड़ा, ठीक है। जैसे पोटेशियम को कैलियम बोला जाता है लैटिन लैंग्वेज में, तो वहाँ से के उसका सिंबल ले लिया और नाम इसका पोटेशियम, ठीक है। अच्छा, लेकिन हमको डिस्कस नहीं करना है आज, हमको डिस्कस करना है कि क्या रिएक्शन में बनेगा। चलिए हम एक रिएक्शन ले लेता हूँ सिंपल सी, वैलेंसी और रिएक्टिविटी आपको पता होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए पोटेशियम है, पोटेशियम रिएक्शन कर रहा है सबसे सिंपल H2O यानी कि वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब रिएक्शन होने के बाद देखिए क्या बनाएगा और किस तरह बनाएगा। जैसे ही पोटेशियम इसके कांटेक्ट में आएगा, हालांकि जो रिएक्शन रहेगी बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, ठीक है। फिर भी हम करा के देखते हैं तो क्या होगा पता है आपको, पोटेशियम, पोटेशियम के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, ठीक है। जब ये रिएक्शन करते हैं ना तो ये आयंस के फॉर्म में करते हैं, और हमने आपको बताया आयन और मेटल, जिसको आप या फिर आयन और एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक सा डिफरेंस होता है। सोडियम जैसे है, जैसे आपने बोला सोडियम, ये तो है एक एलिमेंट या फिर एक सिंगल एटम, लेकिन क्या आपको पता है सोडियम की टेंडेंसी रहती है कि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में खाली एक इलेक्ट्रॉन रहता है। अगर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को लूज करता है इसके ऊपर आ जाता है +1 चार्ज। इसको +1 चार्ज भी लिख सकते हो या फिर प्लस चार्ज लिख सकते हो सीधा, ठीक है। उसके ऊपर आ जाता है प्लस चार्ज। अब इसको आप नॉर्मल एटम नहीं बोलोगे या फिर एलिमेंट नहीं बोलोगे, अब आप बोलोगे इसको एक आयन। आयन को पता है आयन के ऊपर चार्जेस होते हैं, और इस एटम के ऊपर भी चार्ज आ गया तो डेट्स व्हाई इट्स कॉल्ड आयन, ठीक है। अच्छा, तो पोटेशियम किसने बनाया, K+, H2O, वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो जब ब्रेक होता है वो ब्रेक होकर बनाएगा H+OH-, ठीक है। अब पोटेशियम क्योंकि हाईली रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, तो क्या करता है हाइड्रोजन को तो हटा देता है और खुद उसकी जगह जाकर उससे रिएक्शन कर लेता है। देख लीजिए ना, ये हाइड्रोजन रहा, ये पोटेशियम रहा, पोटेशियम ऊपर हाईली रिएक्टिव, हाइड्रोजन नीचे लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा कि भाई चला गया। अच्छा, अब देखिए करने के बाद क्या बनाएगा, पोटेशियम रिएक्शन करेगा KOH यानी कि हाइड्रोक्साइड, सॉरी OH के साथ हाइड्रोक्साइड आयन जो है, और H+ आयन को रिलीज कर देगा, तो बनेगा यहाँ पे KOH + H2 गैस। अब H+ आयन, बहुत सारे H+ आयन जब हो जाएंगे तो आपको पता है H और H मिलकर H2 एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर लेगा, और ये मॉलिक्यूल ही आपको गैस के फॉर्म में दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका है जिससे आप बता सकते हो कि हाँ आपने देखा, ये समझा कि किस तरह से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना, किस तरह वो नहीं, ठीक है। एक और चीज़ बता, इनको आपको इनके जो नेम हैं वो भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेम आज जो मैं टेबल देने वाला हूँ उनमें इन सभी के नेम्स भी रहेंगे, ठीक है। तो उसको आप ढंग से देखिएगा, जैसे इसको बोला जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक मेटल है, फेरस है, फेरस यानी कि आयरन है। आयरन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये रिएक्शन कर रहा है H2SO4 के साथ। कॉमन रिएक्शन ले रहा हूँ मैं, आपको पता है कौन सी रिएक्शन है, ये एक मेटल है, ये एक एसिड है। और आपको पता है हमने चैप्टर पढ़ रहे हैं, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या होता है, एक सोल्ट बनता है और एक हाइड्रोजन गैस वो रिलीज होती है, ठीक है। आपको पता है, अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन करने के बाद देखिए किस तरह होगा, फेरस। अब फेरस की मैं जो आयरन है इसकी एक कहानी बता दूं, इसकी जो वैलेंसी है ये +2 भी होती है, +3 भी होती है, +4 भी होती है। ये डिपेंड करता है कि सामने वाला जो भी आयन है वो कौन सा है, उसी के अकॉर्डिंग ये कंबाइन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए H2SO4,
फेरस तो ब्रेक हो गया, इसकी जो वैलेंसी है वो है +1 +2 +3। तो जब ये इसके आप वैलेंसी लिखे होंगे तो इस तरह लिख सकते हो, +2 हो सकता है या +3 वैदर +4। ओके, अब क्या होगा, H2SO4 ये जो है कंपाउंड ये भी ब्रेक होगा। H2SO4 किस में ब्रेक होगा, ये होगा H+SO4-2, ये इसके आयंस में ब्रेक हो जाएगा H2SO4, ठीक है, ये आयंस में ब्रेक होगा। अब क्या होगा, फेरस अगेन वही आ गया, और हाइड्रोजन को देखिए, इन दोनों में से हाईली रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, फेरस इधर है, हाइड्रोजन नीचे है। ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, मतलब हाईली रिएक्टिव आयरन हो गया, लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, आयरन ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, क्यों, बिकॉज ऑफ आयरन इज हाईली रिएक्टिव कंपेरेटिवली हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, फेरस जो है इसको रिप्लेस करके सल्फेट इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। अब इसने बनाया फेरस सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई H2, H+ आयन, उस सॉल्यूशन में काफ़ी सारे H+ आयन हो जाएंगे और 2 H+ आयन मिलकर बना लेंगे एक हाइड्रोजन का मोलिक्यूल, और वही रहेगा हाइड्रोजन की गैस। अब एक और चीज़ देख लीजिए साथ में, FeSO4 ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं कि Fe2SO4 तो फिर Fe3SO4, इस तरह से क्यों नहीं, ये चीज़ भी देख लीजिए। ये डिपेंड कर रहा है इनकी वैलेंसी क्या है, वैलेंसी ही तो बताती है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या रहेगी। देखिए फेरस की वैलेंसी, आयरन की वैलेंसी +2, यहाँ पर +2 आएगी, ठीक है। सल्फेट जो है SO4 इसकी वैलेंस कितनी होती है, -2। आपको पता है जब फॉर्मूला लिखना है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब हो रहा है, आपको पता है जब सेम वैलेंसी आमने सामने इस तरह आ जाती है कि +2 and -2 या फिर +1 -1 या फिर +3 -3, इस तरह जब सेम वैलेंसी आ जाती है तो आपको पता है दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, मतलब 1, और जब इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या बचेगा, सीधा सीधा फॉर्मूला आ जाएगा FeSO4, ठीक है। तो इस तरह बना आपका FeSO4 साथ में ही H2, ठीक है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लीजिए और अच्छे से समझ आ जाएगा हमको। देखिए आयरन का हमने ले लिया, जिंक जो है, जिंक भी कुछ इसी तरह से काम करेगा, ठीक है, जिंक भी इसी तरह काम करता है। अच्छा, अब किस चीज़ का एग्जांपल लेना चाहिए आपको, अब एक चीज़ देखिए बेटा, अब इस एग्जांपल को ढंग से देखना। अब आपको ये बताइए कि ये ओरम है गोल्ड, ठीक है, और ये है फेरस सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन है और ये है सॉलिड, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन आपको पता है ना कि अगर आप किसी भी कंपाउंड में वाटर को ऐड कर दें, ठीक है, और जब जो सॉल्यूशन बनेगा उसको बोला जाएगा एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को बताइए रिएक्शन होने के बाद कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा, ये आपको बताना है। और मैं चाहता हूं कि इसको सोल्व करने के लिए आप इस सीरीज की हेल्प लें, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसकी हेल्प लें। देखिए फेरस सल्फेट में क्या है, मेटल क्या है, फेरस, और इसमें मेटल क्या है, गोल्ड। फेरस आयरन कहां पर है, गोल्ड कहां पर है, इनमें से हाईली रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है, लेस रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है। तो मुझे बताओ ये जो गोल्ड है, गोल्ड आयरन को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, थोड़े सोच के और फिर बताइए। ये जो गोल्ड है ये आयरन को रिप्लेस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर किसी स्टूडेंट ने सोच लिया है तो मैच कर लेना, बता दूं गोल्ड आयरन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, और इसके रिएक्शन जो आप कराओगे तो आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी, नो रिएक्शन। इसका रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा ये है कि ये इससे कम रिएक्टिव है, तो कम रिएक्टिव है तो इसमें इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि ये फेरस सल्फेट में से फेरस को डिस्प्लेस कर सके। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि कब रिएक्शन होगी और कब रिएक्शन नहीं होगी। मान लीजिए इसकी जगह गोल्ड होती, वो किसको ले सकते हैं आप, लेड होता, मान लीजिए लेड की रिएक्शन आप FeSO4 से करा रहे हो तो क्या रिएक्शन होती, बताइए। देख लीजिए ना दिक्कत क्या आ रही है, ये रहा फेरस, ये रहा लेड। हाईली रिएक्टिव कौन है, फेरस यानी कि आयरन, कम रिएक्टिव लेड Pb, तो मतलब
ये कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव, और ये हाई रिएक्टिव है। तो क्या करेगा, तो जो लेड है, लेड में इतनी कैपेबिलिटी अब भी नहीं है कि ये फेरस सल्फेट में से जो आयरन है इसको रिप्लेस कर सके। ठीक है, तो बेटा ये है आपकी किस तरह आप डिसाइड कर सकते हो कि रिएक्शन होने के बाद कौन सा कंपाउंड बनता है। ठीक है, एक और चीज़ देख लेते हैं, उसके बाद इसको सम अप कर लेते हैं। अच्छा देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट है। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, और जो एल्यूमिनियम है रिएक्शन किसके साथ कराए इसके बताइए थोड़ा। एल्यूमिनियम सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ ज़्यादा बेटर रहेगी? लेट्स से सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इन दोनों की रिएक्शन इस तरह होती है। अच्छा, अब देखिए इसमें दो मेटल है, सोडियम एंड एल्यूमिनियम, है ना। और ये भी ध्यान रखना बेटा, क्या लिखा है मैंने, एल्यूमिनियम SO4 का होल थ्राइस, ये होल थ्राइस है। ठीक है, और ये NaCl। सोडियम हाईली रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से, तो क्या करेगा, सोडियम इसको डिस्प्लेस कर देगा। हटाओ जी, उसको वहाँ से हटाना चाहिए। अच्छा, और जब ये रिप्लेस करेगा तो पता है क्या बनाएगा, ये बनाएगा, नीचे लिख दाऊँ है ना, आगे जगह नहीं है, रिप्लेस करके बनाएगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और साथ में ही बनाएगा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, या फिर इसको बोल सकते हैं एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, इसको बोल सकते हो सोडियम सल्फेट, या फिर बोल सकते हो डाई सोडियम सल्फेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर असल में क्या हुआ, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, सोडियम ऊपर है एल्यूमिनियम नीचे है, मीन सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम। तो क्या किया, सोडियम ने एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर दिया और खुद ने सोडियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका आपको कंपाउंड बना करके दे दिया। अच्छा, अब देखिए मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ये समझे कि ये किस तरह बना सोडियम सल्फेट। देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2, है ना। अब देखिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा, सोडियम किसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 के साथ, यानी कि हो गया Na2, सल्फेट किसके साथ हुआ, +1 के साथ, तो हो गया SO4। और आपको ये भी पता है कि जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो इसमें जो इनके साइन होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, वो आप नेगलेक्ट कर देते हो और सीधा सीधा आप लिख देते हो जो नंबर से उनकी मल्टीप्लाई करके। ठीक है, इस तरह बना आपका सोडियम सल्फेट। अब एक और चीज़ देख लीजिए एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड की, एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, +3, क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1। अच्छा जी, अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप फाइनल कंपाउंड बनाओगे तो वो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम में किससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से, तो ये हो गया एल्यूमिनियम, क्लोरीन किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे, तो हो गया AlCl3। इस रीजन से आया AlCl3, या फिर ना कि यहाँ पे मैंने AlCl2 लिख दिया, फिर AlCl ही छोड़ दिया। ठीक है, तो बेटा ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें किस तरह से फॉर्म हो रही है। इनमें आपको अगर पूरा आपने थोड़ा अच्छे से नोटिस किया हो तो आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि इसमें वैलेंसी और रिएक्टिविटी उनका बहुत ज़्यादा रोल है। मेन जो रोल है वो है वैलेंसी का। ठीक है, और वैलेंसी ही डिसाइड करती है कि उसकी एलिमेंट की रिएक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हैं। आई होप कि आपको समझ आ गया कि जो इसमें दिक्कत थी आपको कुछ टॉपिक्स में, वो आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब भी कोई डाउट वगैरह है कि स्टूडेंट को तो वो बता सकता है, हम एक और वीडियो बना देंगे आपके और डाउट के ऊपर। और एक और स्टूडेंट आप थोड़ा, मैं चाहता हूँ कि आपको हमारा जो पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। तो मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए तो वापस वो अपने रूटीन में आ जाए। ठीक है, स्कूल का टाइमिंग 8 से 2, उसके बीच में आप पढ़ने का रूटीन बना लीजिए, या फिर जब भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें आप मतलब पूरा शांति में बैठ के एक पढ़ने का रूटीन बनाएं जो कि हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए फिर आप इसको पढ़िए, मज़े करिए। ठीक है, थैंक यू बेटा।